Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is difference between prokaryotes and eukaryotes. And then we start. First difference is according to their dates of origin. As in prokaryotes, these are primitive, mean कदीमी है, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुआ है इनका, और यूकैरियोट्स का जो है ये 1.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। और सबसे ख़ास बात इनकी ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी है। और देखेंगे कि मेन डिफरेंस इनका इनके न्यूक्लियस की बुनियाद के ऊपर है। इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में तो कहते हैं कि नो न्यूक्लियस, मतलब इनका वैसे न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता, न्यूक्लियर कंटेंट जो है पुअरली डेवलप्ड होता है, और न्यूक्लियर एनवेलप अब्सेंट होता है उसमें, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में शुमार होता है, तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती, इसलिए वो इसमें अब्सेंट होता है। जो यूकैरियोट्स हैं वो उनमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप है। जो न्यूक्लियस है वो उसके न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टू मेम्ब्रेन हैं, उसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, मतलब कि तब उसको हम कहें, उसके और भी नाम्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियाइड हो गया, डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस हो गया, प्रोक्रोमोसोम हो गया, जीनोफोर हो गया। और जो यूकैरियोट्स हैं इनमें जो तादाद है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोलस की, मीन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस हैं वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हैं। और अगर हम डीएनए की बुनियाद के ऊपर इनका डिफरेंस देखें तो जो डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स का इरेगुलर होता है, सर्कुलर होता है, स्मॉल होता है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो अब्सेंट होती है, हिस्टोन अब्सेंट होती है उसमें। और जो यूकैरियोट्स है इसमें हिस्टोन प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में है। बाकी जो डीएनए है इसका, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, फ्यूअर बेसिस होती हैं प्रोकैरियोट्स में इसकी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें यूकैरियोट्स में तो इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, लीनियर होता है, इसका सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए, लेकिन यूकैरियोट्स में जो है लीनियर होता है, और इसमें हिस्टोन होते हैं जो नेट साइटोप्लाज्मिक होते हैं। और ऑर्गेनेलीज जो हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, उनका डीएनए ऐसे ही होता है जैसे कि प्रोकैरियोट्स का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनका डीएनए सेम है जैसे कि प्रोकैरियोट्स का, क्योंकि उनका ओरिजिन ही सेम है। अगर प्लाज्मिड की बुनियाद के ऊपर इनका डिफरेंस देखें तो एक्स्ट्रा रेगुलर सर्कुलर होता है डबल स्टैंडर्ड, और प्लाज्मिड जो है यूकैरियोट्स में ये अब्सेंट होता है। और राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्मिक, मतलब इसमें जो सिंथेसिस होती है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इसके साइज़ के डिफरेंस पर ये लार्ज होता है। यूकैरियोट्स में सिंथेसिस इन न्यूक्लियस होता है, मतलब इसकी जो बनता है ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और सब यूनिट जो हैं इनके, एक 30s स्मॉल सब यूनिट है इन प्रोकैरियोट्स, और लार्जर जो है वो 50s है, ये मिल के बनाते हैं 70s। मसलन इसमें 70s होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम ही पाया जाता है, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो है उसका लार्जर जो होता है सब यूनिट वो 40s होता है, लार्जर जो होता है वो 60s होता है, और स्मॉलर जो होता है वो 40s होता है, और ये मिल के बनाते हैं 80s। ये स्विचबर्ग कांस्टेंट इनका एक यूनिट होता है, उसकी बुनियाद पे होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी राइबोसोम की बात करें कि जो राइबोसोम कैसे पाया जाता है, तो ये राइबोसोम जो होता है ना, ये फ्री राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स में ये फ्री भी हो सकता है और बाउंडेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आगे देखें ऑर्गेनेली लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब इसको पी
पी से हंड कर देते हैं इनको, यूकैरियोट्स को ई से। तो जो प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेलीज होंगे वो लेग मतलब उनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज उनमें होते ही नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज रखते हैं। अगर हम जो इनका ग्रेडियंट पोटेंशियल होता है क्रॉस मेम्ब्रेन के, तो वो एनर्जी मतलब प्रोड्यूस एनर्जी। साइटोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। मैक्रोट्यूब्यूल्स ये भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर फ्लैजिला की बुनियाद के ऊपर इनका डिफरेंस देखा जाए तो जो फ्लैजिला प्रेजेंट दोनों में होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलन प्रोटीन का बनाता है, और जो यूकैरियोट्स में जो होता है वो टैब्यूलन प्रोटीन का बनाता है। बाइनरी फिशन मतलब ये जो प्रोसेस हैं इनमें डिवीजन के, प्रोकैरियोट्स में जो है वो बाइनरी फिशन भी होती है, और मियोसिस और माइटोसिस वो एब्सेंट होते हैं। मियोसिस और माइटोसिस नहीं होती। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो यूकैरियोट्स हैं इनमें माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। हाँ, और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो डीएनए कंटेंट इज़ नॉट हाफ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। और अगर कॉन्जुगेशन की बुनियाद देखी जाए तो कॉन्जुगेशन अकर इन पिल्लाई इन्वॉल्व, मतलब पिल्लाई जो हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं इधर। और यूकैरियोट्स में जो हैं ये मैक्रो मतलब उसकी बुनियाद के ऊपर होती है मैक्रो न्यूक्लियस के ऊपर। और सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसमें स्टीरोल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और वो लेस स्टेबल होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो वो मोर स्टेबल होता है और स्टीरोल प्रेजेंट होता है, मतलब स्टीरॉयड की फॉर्म में होता है। आगे अगर देखें कि सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये मेसोसोम की फॉर्म में होता है, और मेसोसोम इधर ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन प्रोसेस होता है जो प्रोकैरियोट्स में होता है। लेकिन ये जो है ना यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। जो अगर एटीपी की बुनियाद के ऊपर इनका डिफरेंस देखें तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनते हैं, और इधर 1 ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं। क्योंकि इनका फ़र्क होता है लिंक रिएक्शन में, क्योंकि उसको अगला जो प्रोसेस करना होता है उसके लिए उसको मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है, वहाँ 2 एटीपी खर्च होते हैं वो। लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं होती तो वहाँ जो एटीपी लगते हैं वो मतलब कंज्यूम नहीं होते हैं, इसलिए 2 एटीपी ज़्यादा होते हैं। अगर रेप्लिकेशन के ऊपर देखा जाए तो इसमें रेप्लिकेशन जो होती है प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है, और यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में भी हो सकती है और मुख्तलिफ और दूसरी ऑर्गेनेलीज में भी हो सकती है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की नंबर्स के ऊपर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में जो है वो 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इधर 100 टू 200 होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की देखा जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है वो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है, और इधर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होती है। और इसमें जो बेसिस हैं उसमें -10 और -35, इधर -25 और -75 है। आगे देखें कि इनमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसकी बुनियाद के ऊपर जो सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है वो सबको कंट्रोल करता है। आरआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया। ये होता है किस केस में, जब वो प्रोकैरियोट्स का केस होता है। अगर यूकैरियोट्स के केस में देखें तो वहाँ सिंगल आरएनए मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए को कंट्रोल करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को, इस तरह। और यहाँ जो प्रोकैरियोट्स में जो है ना एमआरएनए नीड नो कैप एंड टेल, बट इन यूकैरियोट्स दैट नीड कैप एंड टेल फॉर ट्रैवलिंग। मतलब ये ट्रैवलिंग के लिए इधर एमआरएनए की इसमें प्रोकैरियोट्स में नीड होती है कैप और टेल की। जो टेल जो होती है पॉली एसिड्स होता है, जो कैप होती है वो टी मिथाइल जीटीपी की होती है। और ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखें तो ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, और जो दूसरे हैं क्या नाम कहते हैं यूकैरियोट्स में उसमें साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज मतलब ये मतलब दोनों में हो सकता है। और मेसोसोम जैसे कि सेल इन्वेजिनेशन
सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन प्रोसेस है वो सिर्फ मेसोसोम इसमें ही बनते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। इधर वो सेल मेम्ब्रेन खुद ही ये प्रोसेस करता है, और या दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं इसके लिए, इन प्रोसेस के लिए जो बाकी हैं। सिंगल थैलेकॉइड ग्रेनम एब्सेंट होता है। फोटोसिस्टम 1 होता है इसमें प्रोकैरियोट्स में, फोटोसिस्टम 1, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें बंडल ऑफ थैलेकॉइड ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों पाए जाते हैं। अगर आगे देखें कि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें जेल भी और दूसरा जेल और सॉल्यूशन फॉर्म दोनों होती है। सेल वॉल है जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है, और वो म्यूराइन या पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं उसे, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल को बनाते हैं जिसको सैकुलस कहते हैं। बैक्टीरिया मतलब इनके एग्जांपल हैं कि वो साइनोबैक्टीरिया और बिलोग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, ये म्यूराइन और पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन जो यूकैरियोट्स में उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है वो मतलब प्लांट और एल्गी में दोनों में सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है, वैसे सेल वॉल होती नहीं है। अगर फंजाई की बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, वो भी पॉलीसेकेराइड। आगे वैक्यूल आ जाता है, तो जो वैक्यूल है वो इसमें गैस जो है वो सोडो वैक्यूल, लेकिन सेफ वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जो होता है वह गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन सेफ वैक्यूल जो है गैस वैक्यूल एब्सेंट होता है, और गैस वैक्यूल एब्सेंट होता है और सेफ वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल होगा और इधर यूकैरियोट्स में सेफ वैक्यूल होगा। इनकी एग्जांपल्स यही हैं कि प्रोकैरियोट्स में मोनीरा मतलब बैक्टीरिया वगैरह, बिलोग्रीन एल्गी, और इधर एनीमिलिया, यूकैरियोट्स में एनीमिलिया हो गया। एनिमल फैमिलीज प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, यूग्लिना वगैरह जो प्रोटिस्टा की फैमिली आ गया उसमें से आता है। आगे हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का और भी तो बहुत से नाम हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मोलीमा हो गया, बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी इसे कहते हैं। देखा जाए इसकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की हैं, तो गॉर्टर और ग्रेंडल ने 1925 में 2 बाइलेयर ऑफ लिपिड्स को वो किया था, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। और उसके बाद डैनियल और डेविसन ने 1935 में लिपिड बाइलेयर को दरमियान में और ऊपर उसके प्रोटीन और नीचे भी ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब PLLP, मतलब ऊपर भी प्रोटीन, सेंटर में डबल लेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर जिसे कहते हैं, और नीचे भी प्रोटीन, मतलब सैंडविच मॉडल दिया था डैनियल एंड डेविसन ने 1935 में। और डेविड रॉबसन जो है उसने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। और जो लेटेस्ट मॉडल है जो बहुत ही मतलब एक जिसको पजीराई मिली और जिसको मतलब एक हतमी मॉडल माना जाता है, वो है सिंगर निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मेम्ब्रेन इज़, उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन इज़ फ्लूइड, मतलब उन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन है ये बर्फ़ के गोलों की तरह इसमें मतलब तैरते हैं। ऑल शो लिपिड इज़ बाइलेयर। आगे अगर देखें कि इनका स्ट्रक्चर है जो एक कौन सा मॉडल है जिसको हम डैनियल डेविसन मॉडल के तहत ये बनाया गया, जिसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। ये शो हो रहा है कि ऊपर उसके ग्लोबुलर प्रोटीन लगी हैं, नीचे भी, और सेंटर में लिपिड बाइलेयर है, जिसकी हेड जो है ना वो अटैच है ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ, और इनके हेड और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब इसका है कि वो वाटर लविंग है, और जो सेंटर में जो टेल हैं उनको वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये है कि वो वाटर फोबिया है, मतलब अनसॉल्युबल कह लेते हैं इनको हम। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि वो अनसॉल्युबल है। और अगर इनके ऊपर इनकी स्ट्रक्चर देखा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, तो जो लिपिड बाइलेयर्स हैं ये दिखाई दे रही हैं लिपिड बाइलेयर्स,
ये इनके दरमियान में प्रोटीन धंसी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये कम्प्लीटली बरीड है। ये और ये मतलब ये जो है चैनल प्रोटीन है ये, और ये नॉन चैनल प्रोटीन है। हम इन दोनों को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये दोनों ये कैरियर भी हैं, मतलब इनको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और ये जो नीचे लगी है या इधर है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं या पार्शली बरीड प्रोटीन भी कहते हैं। ये रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। और अगर हम इनके फंक्शंस को देखें कि प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन डिटरमाइंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। बात है इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब आगे देखें कि इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ सेल। ये इसके बारे में कहा गया है कि मेम्ब्रेन के ये बड़ा ही उसका डेलिकेट पार्ट है। अगर इसको कहीं भी उसके ऊपर हार्म आता है तो ये क्या सेल की डेथ का काज कर सकता है, मतलब उसकी डेथ हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन, एनी डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन काज डेथ ऑफ द होल सेल। एंड ये सेल्फ रिपेयर करती है, इसकी खासियत है सेल मेम्ब्रेन की। और इसमें जो है ना फाइबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अटैच होते हैं, जो मतलब उसकी इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। आगे देखते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर, इसकी कंपोजिशन क्या है। अब जो इसकी कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो उसमें प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इनकी जो मिकदार के लिहाज से प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा है, जो 60 से 80% है, लिपिड 20 से 40% है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब इसको नेग्लिजिबल अमाउंट कहते हैं, लेस देन 1%। अब ये देखना है कि जो इनके मतलब प्रोटीन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाई जाती है, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की फॉर्म में पाई जाती है। और आगे जो लिपिड्स हैं वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिपिड फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड में और स्फिंगोलिपिड में। और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो वैसे ही जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइकोकाइलेक्स की फॉर्म में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हम ग्लाइकोकाइलेक्स भी बोलते हैं। मतलब आगे देखेंगे कि इनकी जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोकाइलेक्स के क्या फ़ंक्शन है। जो ग्लाइकोकाइलेक्स है इसके ये फंक्शन है कि ये सेल टू सेल आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट है, रिसेप्टर टू बाइंड विद केमिकल, मतलब ये जो केमिकल के साथ मतलब उनकी रिसेप्शन है उनको भी कंट्रोल करते हैं, और सेल सरफेस मार्कर के तौर पर काम करते हैं। आगे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म जो है ये CD4 रिसेप्टर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं, और ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन्स ही काम करते हैं। मोस्ट सिक्रीशन और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, जो सेल की मोस्ट सिक्रीशन है वो किस फॉर्म में होती है, बड़े इंपॉर्टेंट MCQ है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होती है। अब इनकी फ्लूइडिटी की बेस के ऊपर इसको देखा जाए तो ये जो फ्लूइडिटी है वो इसकी इलास्टिसिटी या फ्लूइडिटी वो इसकी लिपिड्स की वजह से होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी या इलास्टिसिटी उसकी लिपिड्स की वजह से होती है। जो उसकी फ्लूइडिटी को जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के फैक्टर हैं, अगर उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि उसने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जो आयल फॉर्म है वो बढ़ी है। अगर उसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हुई है तो मतलब उसका सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज़ हुआ है, मतलब उसमें सॉलिड फॉर्म इंक्रीज़ हुई है, तो उसकी वजह से वो फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो गई है। अगर स्टेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर बात करें सेल मेम्ब्रेन में तो वो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल होती है। स्टेबिलिटी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, जो आल्सो रेजिस्ट एंट्री ऑफ पोलर मॉलिक्यूल आयन ETC, लेकिन जो फ्लूइडिटी है वो लिपिड्स की वजह से होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज एडेनिलेट साइक्लेज, मतलब ATP को CAMP में कन्वर्ट करते हुए विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन। Cell membrane also help in the maintaining suitable pH ionic concentration for enzymatic activity। आगे देखें कि जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, इसके नाम है। जो सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल जो प्रोटीन है प्रोटीन की वजह से, लेकिन डिफरेंशियली परमिएबल जो है वो लिपिड्स की वजह से। आगे लिपिड सोल्यूशन और लिपिड सॉल्युबल।
स्मॉल न्यूट्रल पार्टिकल फैटी एसिड गैस मॉलिक्यूल कैन ईजिली क्रॉस, जैसे कि लिपिड सोल्यूशन हो गया, लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल हो गए, स्मॉल मतलब स्मॉल जो जिनकी साइज स्मॉल होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होंगे, फैटी एसिड हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, ये इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इनको मतलब करने के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये पैसिव प्रोसेस है। जो चार्ज पार्टिकल हैं वो उनको गुजरने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, मतलब एनर्जी दरकार होती है डिफरेंशियली और हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ हाई लेयर्स। नॉन आयनिक या बिगर साइज़ के जो मॉलिक्यूल हैं वो नॉन चैनल प्रोटीन के ज़रिए से भी पास आउट होते हैं। लार्ज प्रोटीन बाई एंडोसाइटोसिस। जो साइटोसिस का प्रोसेस अब हम साइटोसिस के प्रोसेस को डिटेल से देखेंगे। साइटोसिस के प्रोसेस को हम डिटेल से देखेंगे आगे कि ये साइटोसिस का प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली जो साइटोसिस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। साइटोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसा कि इसका साइटोसिस का मतलब है कि इनटेक और एंट्री ऑफ मटेरियल बाय मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, मतलब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के ज़रिए से किसी चीज़ को अंदर अपने मतलब अंदर ले जाना, सॉलिड पार्टिकल हो या चाहे लिक्विड पार्टिकल हो। तो उसे आगे इसकी ब्रांचेस हैं कि टाइप्स हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडो और एक्सो। अब एंडोसाइटोसिस की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है ना वो सॉलिड पार्टिकल के इनटेक को कहते हैं, इसको हम सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और जो पिनोसाइटोसिस है वो लिक्विड इनटेक को कहते हैं, इसको हम सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आगे होती है ये मतलब हमने एक्टिव और पैसिव के दरमियान एक डिफरेंस पढ़ना है हमने। जो पैसिव हैं और जो एक्टिव हैं, पैसिव किस वजह से है कि वहाँ कोई भी एनर्जी ज़रूरत, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही मटेरियल्स का पास थ्रू होता है। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में जो है एनर्जी होती है, ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ के इसकी एग्जांपल है कि साइटोसिस प्रोसेस जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। अब ये एक्टिव प्रोसेस जो होता है वो लो से हायर मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट होती है। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, नॉट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एनर्जी की ज़रूरत होती है और यूजुअली ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है प्रोसेस, बहुत डायरेक्शन में नहीं होता। लेकिन जो इसके अपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो एक डिफ्यूजन है जो सल्यूट्स में होता है और ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्वेंट करवाते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है कि किसी भी जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन का प्रोसेस कराते हैं, लेकिन जो दूसरे ऑस्मोसिस है वो सॉल्वेंट मतलब वाटर हो गया या दूसरी कोई भी ऐसा लिक्विड पार्टिकल है, मटेरियल्स हो गया जो भी जिसको भी मतलब इसमें रिक्वायर होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है वो कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है। मतलब अगर हम पैसिव को ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करके देखें तो ये हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है और अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, नॉट द अगेंस्ट। और आगे इनका और भी अगर एग्जांपल्स के ऊपर देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है कि ये इन न्यूरॉन सेल्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब ट्रांसमिट करती हैं नर्व इम्पल्स को और रिसीव करती हैं मुख्तलिफ प्रोसेस, जैसे कि हार्मोन्स की स्टिमुलस होगी, हार्मोन रिसेप्टर्स हो गए, स्टिमुलस होगी, वो उनको करने के लिए भी हम एक्टिव प्रोसेस होते हैं। आगे देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो सेल का लिविंग कंटेंट होता है। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल होता है, मतलब जो एक साइटोप्लाज्म का उसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं और पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म पार्ट प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म उस वक्त बनता है जब वो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों प्रोटोप्लाज्म इक्वल होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म के। जो इसमें साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है और 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें ऑर्गेनेलीज भी हो सकते हैं। और जो अगर हम साइटोसोल को देखें तो जो साइटोसोल है वो ग्राउंड सब्सटेंस है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और अगर इसके ऊपर अगर हम इसकी साइटोप्लाज्म में देखें तो जो न्यूक्लियस का जो एरिया होगा न्यूक्लियस अंदर को, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
साइटोप्लाज्म उसके जो बाहर का एरिया है, मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये लिविंग कंटेंट होता है। और प्रोटोप्लाज्म जैसे कि प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था ये। तो ये एक लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, सेल विदाउट सेल वॉल। मतलब प्लांट में जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्लांट में जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, वो अकेला सेल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एनिमल्स में जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल को ही कहते हैं। क्योंकि सेल वॉल जो है ना, जब तक प्रोटोप्लास्ट के साथ प्लांट में सेल वॉल नहीं मिलाएंगे तब तक सेल नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती तो प्रोटोप्लास्ट अकेला एज अ सेल के तौर पे होता है। आगे हम अगर साइटोप्लाज्म को देखेंगे वो उसकी कंपोजिशन किस तरह है कि ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन की बुनियाद पे। तो ये जो ट्रू सोल्यूशन है और कोलाइडल सोल्यूशन है, अब ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, और शुगर होती है, साल्ट होता है, वाटर होता है, विटामिन होते हैं। और इसकी बुनियाद के ऊपर इसको नीचे अगर कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसको कहते हैं सोल्यूशन और जेल। एसओएल साइटोसोल या जेल साइटोजेल। जो ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है वो उसको कहते हैं सॉल्युबल पार्ट, नियर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के करीब होता है। ये ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है और फंडामेंटल पार्टिकल इसमें लाइफ जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइफ है वो सोल्यूशन इसके सॉल्युबल पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्युबल। और दूसरा जो जेल होता है साइटोजेल, नियर सेल मेम्ब्रेन होता है और ये ज़्यादा विस्कस होता है और सरफेस बाज यूज फॉर देम। आगे अगर हम इसके साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो मैनी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म स्टोर, इसको हम ना स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म को स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स भी कहते हैं। और साइक्लोसिस जो है एक किस्म की जो मूवमेंट है, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, मतलब ड्यू टू फिलामेंट, ये एक्टिव मास मूवमेंट है। ये जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गन जो मतलब फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं वही करते हैं, लेकिन जो अदर दूसरे ऑर्गेनेलीज जैसे कि आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो नहीं करते। और इसमें और भी ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फ्री फ्लोटिंग करता है, लेकिन जो आर है वो फ्री फ्लोटिंग में मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम मूवमेंट में साइक्लोसिस में ये प्रोसेस नहीं करता। अगर हम आगे देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। ये चैनल्स हैं जो बिखरे होते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, जो साइटोप्लाज्म है उसमें। ये सबसे बड़ा सेल का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ऑर्गेनेली होता है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे एक बड़ा पार्ट होता है, इसको इंट्रासेलुलर हाईवे भी कहते हैं। और अगर इसकी बुनियाद के ऊपर देखा जाए कि इसमें किस तरह इसकी कंपोजिशन है, किस तरह इसकी फार्मिंग है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, तो ये जो है ना फॉर्म मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलीज वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। हैव सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया ऑफ इट इज़ लार्जेस्ट, मतलब ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सरफेस एरिया के लिहाज से। और अगर इसमें जो चैनल्स होते हैं ना उनको हम वेसिकल्स कहते हैं, और टिब्यूल्स भी होती हैं और सिस्टर्नी भी होती हैं। ये सिस्टर्नी है और ये टिब्यूल्स हैं और ये वेसिकल्स की फिजिकल फॉर्म्स हैं जो इन ग्राफ्स में डायग्राम्स में दिखाया गया है। अगर हम आगे बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ना, शो मतलब वो अमीनो एसिड्स को मिला के मतलब उनकी एडिशन के ज़रिए से वो उनको प्रोटीन की फार्मिंग करती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हैव लार्जर मेम्ब्रेन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे फॉर्म देखें तो इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक आर है और दूसरा SER है। जो
अगर इनको डिफरेंस इनके देखें आर ई आर और एस सी आर का, तो जो इनकी फार्म्स हैं, मतलब ये जो हैं आर ई आर है ये सिस्टर्नी फार्म है, और जो एस सी आर है वो ट्यूब्यूलर फार्म है। और जो आर ई आर है वो मेच्योर सेल्स में होती है। इट इज़ 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म। बेयर राइबोसोम फेसिंग साइटोप्लाज्म। मैंने इनके फंक्शंस हैं मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, लार्ज इन एक्सोक्राइन, मतलब एक्सोक्राइन में वो सेल जो प्रोटीन फार्मिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजाइम्स, क्योंकि इंजाइम भी प्रोटीन्स हैं, और लाइसोसोम के इंजाइम, वो भी इंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। पेरोक्सिसोम, गलाक्सिसोम इनकी फार्मिंग के लिए भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इनकी फार्मिंग करता है। हैव नेसल ग्रेन्यूल्स, जिसको हम एर्गेस्ट्रोप्लाज्म कहते हैं, एर्गेस्ट्रोप्लाज्म। हैव नेसल ग्रेन्यूल्स, मतलब वो भी इसकी आर ई आर का ही फंक्शंस है। मतलब अगर देखें हमें तो, और इसके मतलब वो मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं। मतलब ये जो ये फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्टेशन, जो भी इसके फंक्शन, एक्सपोर्टेशन, ये सारे जो फंक्शन, ये दोनों के फंक्शन है ये वाले। ट्रांसमिशन ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये दोनों के फंक्शन हैं। और डिफरेंस जो है इनका ये है कि एस सी आर जो है वो टेब्यूलर फार्म होती है, और इसकी आर ई आर की सिस्टर्नी फार्म होती है। और मेटाबॉलिज्म जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करवाती है, और लिपिड्स का भी। अब जो है ना, ये एक डिफरेंस है कि ये यूएचएस का सवाल भी आया था कि, लेकिन अगर फेडरल की तरफ से कोई सवाल आ जाए मतलब नाम्स में, तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रेफर नहीं करते होते हैं, और लिपिड्स को भी करते होते हैं। लेकिन अगर यूएचएस में आ जाए तो, क्योंकि ऐसा कार्बोहाइड्रेट के हवाले से है नहीं पीटीबी में, तो हम वहाँ लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म लिखी हुई है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे। अब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आ गए, वो भी एस सी आर का फंक्शन है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, वो भी एस सी आर का फंक्शन है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी एस सी आर का फंक्शन है। इन केस ऑफ स्केलेटन मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही का फंक्शन है। अब इनकी जो प्रेजेंस है वो लीवर में होती है। यूरिया साइकिल वो कंट्रोल करता है, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। स्टीरोल मतलब जो है ना, जो हार्मोन्स हैं जैसे हमारे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनका जो कंट्रोल है स्टीरोल ही है, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देखता होता है। अगर हम इनकी मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं सेल में, तो वो देखेंगे न्यूक्लियस के साथ ही ये राइबोसोम इनसे अटैच है कि ये वहाँ ही उसके साथ ही पाए जाते हैं। और इनके फेसेस होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म आल्सो हेल्प इन द विटामिन डी प्रिपरेशन, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस तरह विटामिन डी की प्रिपरेशन करवाता है। तो वो विटामिन डी की इस तरह की प्रिपरेशन कराता है, कहते हैं कि इसमें जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, किस में, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में। इस तरह से इसकी जो है ना विटामिन डी की प्रिपरेशन होती है हमारे स्किन में, क्योंकि हम जब भी धूप में बैठते हैं तो हमारे जो वो एस सी आर है वो इसको लाइट को कैप्चर करता है, और उसकी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में उसको कन्वर्ट करता है एडिपोज टिश्यू में, किस में, विटामिन डी में। आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा गोल्गी अपरेटस। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।